अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत से इशूज़ है जिस पर गुफ्तगू करनी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं सिलेक्ट करके आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का मामला है और जो मैंने आपके सामने सजेशंस दिए थे वही बात हो रही है। अभी रिसेंट ये 2 सफ़ों का ख़त है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, मिनिस्टर एनक्लेव इस्लामाबाद और मॉल टाउन एज में 24 जनवरी 2022 की डेट को। हाँ, मैं बताना भूल गया कि आज तारीख़ है 25 जनवरी 2022 बरोज़ मंगल और सुबह 7 बजे 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। ये बाकायदा लिखे रिट पटिशन 68815 ऑफ 2019 बैकग्राउंड पे ये फैसला चल रहा होगा। इसमें अंडरटेकिंग भी नवाज़ शरीफ की भी शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग आप देख रहे होंगे, बार बार चलाई होती हैं, लेकिन फिर मैं आपके सामने दिखाता हूँ। लेकिन जब ये ख़त मैं साथ चलाऊँगा, ये अटॉर्नी जनरल के इस ख़त से पहले आपको याद है कि एक ख़त लिखा था अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत पंजाब को, उस पर मेडिकल बोर्ड बनाया गया और उस मेडिकल बोर्ड ने बताया कि ये तो सिर्फ एक ओपिनियन है। और मैं आपको बार बार कहता था कि ये तो रिपोर्टें तो आई कोई नहीं है, यानी डेविड लॉरेंस जो है श्रीलंकन है और ये खाली एक ओपिनियन दे के और रिपोर्टों का बहाना बहा के ड्रामा जो कुछ भी होता रहा आप लोगों के सामने कौम बेवकूफ़ बनती रही है इनके हाथों। और ये ऑर्डर जो आपने बैकग्राउंड पे देखा है, इसमें डेट रखी थी 3rd वीक ऑफ जनवरी 2020 और आज हम हैं 3rd वीक ऑफ जनवरी 2022, यानी 2 साल तो ये गुजर गए। और अगर नवंबर से अगर आप आएँ, 4 हफ्तों की इजाज़त मिली थी नवाज़ शरीफ को और वफाकी हुकूमत का। देखें, ECL में से नाम निकालने का कंडीशनल था। कंडीशन क्या था? 1 टाइम परमिशन दी मेडिकल बोर्ड्स को सामने रखते हुए, लेकिन साथ कंडीशन लगा दी कि 7 अरब के करीब की ये शोर्टेज थे। अब वो शोर्टी ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये हुई, और मैंने आपको कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का 19 नवंबर का ऑर्डर शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत की तलवार रहेगा। आइन के आर्टिकल 204 और 204 और सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के हवाले से बाकायदा जिक्र कर दिया। उन्होंने 2 सफ़ों के लेटर में अंडरटेकिंग पूरी रिप्रोड्यूस की है कि आपने लफ्ज़ याद रखिएगा जो अंडरटेकिंग दी है, आई फर्दर अंडरटेक टू प्रोवाइड सेंड द पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द डॉक्टर ड्यूली नोटराइज्ड बाय द एम्बेसी और हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू द रजिस्टर ऑफ दिस कोर्ट। ये कहा था रिपोर्टें देनी है, वो तो ओपिनियन है जितने भी सारा कुछ सामने रखते हुए। और ये दूसरी बात ये थी, आई ऑल्सो अंडरटेक दैट इफ एट एनी स्टेज द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इज लिविंग अब्रॉड डिस्पाइट हिज फिटनेस और टू ट्रैवल, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान हाई कमीशन और एम्बेसी वुड हैव अ राइट टू मीट विद हिज फिजिशियन टू वेरीफाई और कन्फर्म अबाउट हिज हेल्थ। दोनों काम होने वाले हैं। एक काम तो ये आपने कर दिया, दूसरा आपके हाई कमीशन को, वफाकी हुकूमत को लिखना चाहिए कि हाई कमीशन जो है नवाज शरीफ को लिखे लाएँ, रिपोर्टें दिखाएं, आपका फिजिशियन कहाँ है, उनसे सारा दिखाएं ना, सबूत तो मांगे ना। आज तक सबूत नहीं हमने मांगे, बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी एक्सट्रीम क्रिटिकल कंडीशन और ये सारी बातों का जिक्र किया गया, लेकिन अब वो चीज़ें ऐसी है नहीं है। ठीक है ना जी। और स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने बड़ा साफ कह दिया। अब ये जो है ना कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें, वरना क्या होगा कि अंडरटेकिंग जो आपने कोर्ट दी है और उसके तोड़ने पर आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। और जिक्र ख़ास तौर पर यही किया गया कि जो रिपोर्ट स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट आई है 17 जनवरी 2022 की, वो साथ उन्होंने एनक्लोज़ कर दी है। ये सेक्रेटरी हैं अटॉर्नी जनरल दफ्तर ने ये बाकायदा लेटर जारी कर दिया। तो शहबाज शरीफ के लिए भी मसाइल शुरू हो चाहते हैं, नवाज शरीफ के लिए भी अलहदा बात है। नवाज शरीफ को वहाँ पर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर तो वीज़ा एक्सटेंशन मुझे नहीं नज़र आता, और आजकल के अंदर ही हेयरिंग होनी है सारी वीज़ा एक्सटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में। वो अगर आप तक आ जाएंगी चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात और वाक़यात हैं। फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में तो चांस है रिजेक्ट होती है, तो सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल में जाके नवाज शरीफ तो वही है। और जैसा डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने कहा, मैं भी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जहाँ चांस कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो मुल्क में वापस आ जाएंगे। ये अटॉर्नी जनरल का ख़त भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। हम लेके चलते हैं अब आगे बड़े अहम इशू की तरफ। आपको बाकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी आपसे डिस्कस करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह का केस का तहरीरी ज़मानत का फ़ैसला जारी कर दिया है।
ये 21 अक्टूबर 2021 को और आज अपना डेट 21 अक्टूबर 2021 ही लिखी हुई है जी, लेकिन तफसीली फ़ैसला बहरहाल अभी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। 5 सफ़ों का ये फ़ैसला है जी, ये हाँ जी 1 2 3 4 5 सफ़ों का फ़ैसला है। और मैं ये जस्टिस उमर ता बंदयाल और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। बेसिकली जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है और उसके कई कंटेंट से मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मैं समझता हूँ ये बेल के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अपने कई फ़ैसलों की नेगेशन है इस कॉन्टेक्स्ट में। और यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से यानी आप क्या सवाल कहेंगे? खुर्शीद शाह जो चंद इनकम टैक्स की रिटर्न हर चीज़ अवेलेबल है, बेनामीदार हर एक को पता है कि फ्रंट मैन रखे हुए हैं, ये तो जाके एविडेंस में साबित होना है ना। ये बेल स्टेज पे कब से हमने शुरू कर दिया कि बेल स्टेज पे भी एस्टैब्लिश करना है और ये साबित करना है। और हाँ, जिक्र बड़ा ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जिक्र किया है कि उनका जनाब कि 2019 से डेट डाली हुई है जी, 18 सितंबर 2019 से जेल में है। अच्छा, कौन से जेल में है? फिर वो तो अस्पताल में फिरते रहे हैं, उसके हवाले से तो कोर्ट ने कोई जिक्र ही नहीं किया। कोर्ट को जिक्र तो करना चाहिए था ना कि अगर ये वाकई जेल में थे तो फिर तो समझ में बात आती है। चले मैं उससे आगे चलता हूँ उन चीज़ों को सामने रखते हुए। और कि इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि बेसलेस है या बाकी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के तौर पर है कि उन्होंने क्या कनेक्ट नहीं किया ऑफेंसेस के साथ, ये वो जिक्र कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो अगली बात है जो बेनामी ट्रांजैक्शंस के हवाले से है, ये प्रिंसिपल मैं सिविल लॉ के तहत तो समझ में आती है जो पैरा 6 में लिखा है कि, और वो मैं नहीं समझता कि ये क्रिमिनल लॉ में भी ये प्रिंसिपल, इसको नैब को सैयद खुर्शीद अहमद शाह के केस में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए और नज़रसानी से गुजारिश करनी चाहिए कि बड़ा बेंच इस हवाले से सुने ताकि ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो। ये बड़ा डेंजरस है, याद रखिएगा जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ ना, वो डैट इज़ वेरी डेंजरस और वो कल कई केसों पे इसका असर पड़ सकता है। तो ये सोचना है कि इसको नैब इस मामले को लेकर आती है या नहीं लेकर आती। यानी मिसाल के तौर पर अपने ना बेनामी के कॉन्टेक्स्ट में कि जायदाद का प्रॉफिट कौन ले रहा है, किसके कब्जे में है, और ये सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। ये शादतों के टाइम पे ये सारी आने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन ये तो ओनस उन्होंने साबित करना ना कि जिस पे एलेज कि दूसरा बंदा आके बता दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। एक और जो इंटरेस्टिंग पैरा है वो पैरा नंबर 7 के अंदर है कि एग्रीकल्चर इनकम का भी नैब ने जो है ना एस्टिमेट करना था, रूल 3 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू असेसमेंट रूल्स के हवाले से। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी है तो वो एग्जम्प्ट है, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो डिक्लेयर करनी है आपको। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, यहां भी एरोनियस जजमेंट है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम कोई है तो एग्रीकल्चर इनकम जो है आपने रिटर्न फाइल करनी है, नैब ने कोई असेस नहीं करनी है, ना नैब ने ये देखनी है। ये तो खुर्शीद शाह को बताना था कि ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और मैंने इनकम टैक्स की रिटर्नों में ये एज एन एग्जम्पशन डिक्लेयर की हुई है, वो नहीं है। अब किसको क्या पता कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है कितनी नहीं है। वो जो आम जो एग्जाम्प्ट इनकम जो है वो टोटल इनकम के अंदर तो आप रखेंगे, पर आपको टैक्स नहीं देना होगा ज़राई आमदन के ऊपर। तो ये भी मैं समझता हूं कि पैरा नंबर 7 भी जो है ना इसका ज़रा वाज़ेह तौर पर ये इट नीड्स रिव्यू। और फिर वो अपना जेल में रखना, जेल में तो खुर्शीद शाह कभी था ही नहीं है। इस फैसले पे मैं मुंतज़िर हूँ कि नैब कब इसकी नज़रसानी दायर करती है। मैं आगे लेके चलता हूँ। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में जो शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के शरीक मुलजमान की बरीयत का तफसीली फ़ैसला, ये देखना मैंने आप पहले भी जिक्र किया था, समीना इकराम, एहसन इकराम, फारिज इकराम समेत 5 मुलजमान की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर की हैं। रेफरेंस के मरकज़ी मुलजिम इकराम नवीद ने प्ली बार्गेन कर ली है। वो ये सफ़ा फैसला जो है ना बैकग्राउंड पर ये चल रहा है। प्रोसिक्यूशन के मौजूदा शवाहद की बिना पर मुलजमों को सज़ा का इम्कान नहीं है। बात तो ठीक है, ये तयशुदा बात है कि मुलजमान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। 5 मुलजमान मरकज़ी मुलजमान के रिश्तेदार हैं। कौमी ख़ुजाने को नुकसान पहुँचाने वाली रकम की रिकवरी की जा चुकी है। पंजाब पावर डेवलपमेंट रेफरेंस में शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और बेटी जो है ना राबिया इमरान, ये इश्तिहारी हैं। ये भगौड़ा हाउस है, एब्सकॉन्डर हाउस, और आपको सबको पता है ये सारे कहाँ बैठे हुए हैं जाकर। अगले किसकी तरफ चलते हैं, वो है बैंकिंग जराइम कोर्ट लाहौर के हवाले से शहबाज शरीफ हमजा शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अबूरी ज़मानतों में तोसी का तहरीरी हुक्म जारी हो गया।
जज जो है ना सरदार ताहिर साबर ने तहरीरी हुक्म जारी किया है। FI ने मुलजमान को बुरी जमानत के लिए मुनासिब वक्त देने की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। कोरोना मुस्बत रिपोर्ट के बाद शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। FI की दरख्वास्त पर किसी के पर केस को मुतलका कोर्ट मुंतकिल किया गया। तहरीरी फैसला है ये। FI ने मुतलका अदालत में केस का चालान जमा कराना था जो ताहाल नहीं हुआ है। डायरेक्टर लीगल FIA के कोरोना में मुबतला होने के सबब चालान मुतलका अदालत में पेश नहीं किया गया है और 16 जनवरी से मुकदमा का चालान FIA के पास ही है। FIA जहां चालान जमा करवाएगा, शहबाज शरीफ 28 जनवरी तक उस अदालत में दरख्वास्त की ज़मानत दायर कर देंगे। मैंने आपके सामने कोशिश की है कि अदालती मामलात को सामने रख कर एक एक चीज़ में आपके साथ डिस्कस कर लूँ और हालात और वाक़यात क्या क्या हो रहे हैं वो आप ज़रा देख सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें जो है ना आपके हवाले से कुछ मैंने ज़िक्र कर दिया था, लेकिन मैंने मलिहा हाशमी के प्रोग्राम में राना शमीम के बारे में जो गुफ्तगू की थी वो नहीं चल सकी है। मैं गुजारिश करूँगा मेरी सोशल मीडिया टीम जो है ना वो साथ तकरीर वो सुना दे कि मैंने क्या गुफ्तगू की थी मलिहा हाशमी के प्रोग्राम में पब्लिक न्यूज़ में राना शमीम के ऊपर। आप चूंकि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को भी बड़ा अच्छा समझते हैं और आलमी सतह पर भी आप जानते हैं कि कैसे लीगल फ्रेमवर्क में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस हवाले से अजहर सिद्दीक साहब, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान किस तरह से आलमी फ्रंट पर लीगल एतबार से भारत की इन इनसिक्योरिटीज का मुकाबला कर सकता है? बहुत शुक्रिया मलिहा। अभी आपके सामने रिसेंट मिसाल देख लें कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो जो निकल के यहाँ से चले गए, हॉलैंड में है, अमेरिका में है, लंदन में और कई ममालिक के अंदर वो लोग मौजूद हैं। वो वकास गुराया की शक्ल में हो, गुल बुखारी की शक्ल में हो, हुसैन हकानी की शक्ल में हो, किसी शक्ल में भी, गुल इस्माइल अभी चली गई। और जो बातें कर रही हैं, अगर यूट्यूब की पॉलिसी को मैं मान लूं कि वो पॉलिसी वायलेंस या इन चीजों को रोकती है, तो ये चैनल अब तक क्यों चल रहे हैं? इन लोगों की बातें क्यों यहाँ तक चल रही हैं? और रेहाम खान आपके सामने जो कुछ यहाँ बोलती रही है वो यहाँ चल रहा था। यहाँ कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बुनियादी तौर पर कहाँ है पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड आजादी सहाफत की अलमदार अपना हामिद मीर, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, शाहजेब खानजादा, कहाँ है ये लोग? भाई ये मीडिया चाहिए, वो यूट्यूब चैनल है इंडिया के अंदर ब्लॉक में आवाजें क्यों नहीं लगाई? मैं तो समझा शायद भूख हड़ताल के लिए बाहर निकल आए या इंडियन एम्बेसी के सामने जाके किसी ने कहा कि हम खुदकुशी कर लेंगे। इन्हीं लोगों में से जो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई नहीं वजह है कि एजेंडा इन्होंने लेकर किसी और का चलना है, हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाना है। यहाँ जो मसला जो मैं समझ रहा हूँ और इसमें मैं काफी अभी काम कर रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को एग्रेसिवली अब इस मामले को लेना है, 5th जनरेशन वॉर या 6th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर को। और उसके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल कवानीन को अगर आप देख लें, राइट टू एक्सेस के हवाले से, राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, और इनको बाकायदा फोर्सफुली ले जाना पड़ेगा, कानूनी तौर पर भी ले जाना पड़ेगा। आपको अपने यानी डेफिनेटली आपकी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स को भी साथ इस मामले को टेकअप करना पड़ेगा। ये यूट्यूब वगैरह के साथ भी करना पड़ेगा। यूट्यूब पाकिस्तान में भी बहुत पैसे कमा रहा है और उसका काफी ज्यादा व्यूअरशिप है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेंस शीट अगर करने के हवाले से अगर करनी भी है तो आप ये कैसे रोक सकते हैं उसके हवाले से? वो तो हकायक बता रहे हैं ना। और वहां पर अगर आप उनके अपने चैनल्स के हवाले से देखें जो पाकिस्तान के बारे में, या पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी इदारों के बारे में इंडिया के अंदर जो बातें हो रही है वो चल तो रही है यहाँ पर, वो रुक गई है। या तो अगर वो रोकनी थी तो पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है वो भी रोकते, वो नहीं किया इन्होंने। अब दोहरा चेहरा तो सामने आ गया। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। यहाँ मैं तो सोच रहा हूँ शायद कोई आसमान जहांगीर फाउंडेशन एक इसी इश्यू पे कोई सेमिनार कर रही होगी। पाकिस्तान के अंदर छोटे मोटे कोई गलतियां भी नहीं है और उसके लिए बाकायदा यहाँ सेमिनार हो जाते हैं। और उन्हीं लोगों को अभी आपने रिसेंटली देखा, कदीर मामा देख ले, वो ANI के साथ इंडिया के अंदर बैठा है और जो वो बकवास कर रहा है वो चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है। मेरा ख्याल शायद उनकी खातिर भी यहाँ तक आ जाए। तो इन शॉर्ट में मैं जो बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब की पॉलिसी बैलेंस नहीं है। यूट्यूब टेंटेड मामलात को बदनीति की बुनियाद पर हर एक को अपने पिक एंड चूज कर रहा है। उसको इस हवाले से बताना पड़ेगा। और पाकिस्तान को एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान को तो भी अपने जो यहाँ पर लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, सच उठा रहे हैं, डेफिनेटली आउट ऑफ लॉ तो नहीं है। अगर कोई बात होगी तो उसके बाद कवानीन अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान को इस मामले को बड़ा फोर्सफुली उठाना है।
डेफिनेटली एट यूएनओ के लेवल पे भी उठाना पड़े, लेकिन अगर आप यूट्यूब के मैनेजमेंट तक भी उठाएंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे इन चैनल्स को चलाने के लिए, और आपको बड़ा क्लियरली आना पड़ा थ्रेड। और अगर ये करना चाहते हैं तो फिर जो पाकिस्तान के बाहर बैठे, जो पाकिस्तान के बारे में बंद करें, वो भी बंद करें सारे वहां, वो क्यों चल रहे हैं वहां पर? और वो तो सरासर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है ना जी। हम तो कश्मीर के हवाले से जो भारत की एट्रोसिटीज हैं, जो जुल्म और तशद्दुद की दास्तानें कश्मीर में रकम हो रही हैं, भारत के अपने अंदर जो रकम हो रही हैं, बेचारे माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया जा रहा है, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, मुसलमान बल्कि माइनॉरिटी में भी नहीं आते, जो उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, हम तो सिर्फ उस पर बात करते हैं और बहुत ही तहजीब के दायरे में रहकर, लेकिन उनको वो भी काबिल कबूल नहीं था। अजहर सिद्दीक साहब, चूंकि आपने जरा में थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो एक और सवाल भी मैं आपसे जरा क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले पूछना चाहूंगी। ये जो राना शमीम साहब पर अब ये फर्दे जुर्म आयद हो गई है और इस पर कई लोग बहुत ही तज़ीक आमेज अंदाज में बात कर रहे हैं कि ये तो बस ये ऐसे ही सिर्फ कुछ लोगों को सियासी फायदा देने के लिए जैसे फैसला आ गया, और कुछ लोग कहते हैं, बल्कि मेजॉरिटी कहती है कि फैसला बिल्कुल मेरिट पर आया। तो आप समझते हैं कि आगे पाकिस्तान के सियासी निजाम पे इसके क्या इम्प्लीकेशंस आप देख रहे हैं, और क्या नवाज शरीफ साहब के केस पर, और जो मरियम साहिबा की भी हेयरिंग हो रही थी, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी बताया जा रहा था कि वो जो केस सुना जा रहा था उस पर भी कुछ कानूनी माहिरीन का कहना है कि असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी इस बयान हल्फी के जरिए, जिस पर अब राना शमीम साहब साबित नहीं कर सके अपनी बेगुनाही, तो वो फर्दे जुर्म आयद करवा बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के केसेस पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? मलिहा, ये तो रिकॉर्ड की बात है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, तो कुछ मीडिया चैनल, उन्होंने जो बयान हल्फी के कंटेंट है, जो चार्जशीट का हिस्सा, वो भी बता दिया कि ये चार्जशीट है। ये चार्जशीट नहीं है, वो कंटेंट सारे चार्जशीट के अंदर रिप्रोड्यूस हुए हैं। और उसके बाद कही कि ये जो आपका बयान हल्फी है, खास तौर पर अखबार में आना इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। आप लोगों ने खुद बैठकर ये पब्लिश करवाया है, और वो जो कंटेंट्स के साथ अगला है कि ये 15 तारीख को अखबार में आता है और 17 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग फिक्स थी। तो ये बुनियादी तौर पर उस पर इन्फ्लुएंस करने के हवाले से, और पीएलडी आपको 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 जो है, आपको अशरफ शरीफ वाला केस याद होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये प्रिंसिपल सेट कर चुकी है। कोड ऑफ कंडक्ट को भी अगर सामने रख लेंगे, फिर यही बात नहीं है कि वो इन्होंने अपना जवाब जो दिया शोकाज के जवाब में इन्होंने आके कहा कि जनाब मैंने तो सील करके आया था। फिर अदालत ने उसमें लिखा हुआ है फर्द जुर्म में कि वो जब आपके पास आया वो तो बाकायदा क्या था, वो डीएचएल के एक एनवेलप के अंदर था। अगर सील किया हुआ था तो डीएचएल के एनवेलप के अंदर क्या आ गया, वो बात भी सामने। फिर इनके आता है कि चार्ल्स गथरी के अगेंस्ट या अंसार अब्बासी के अगेंस्ट कोई आपने कार्रवाई नहीं की है। तो बुनियादी तौर पर जो है ना, वो झूठ सारा टोटल आ गया, बिना ये साबित करना। और ये दूसरा देखिए, एक में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, रेस में इंक्वायरी होनी है, वो बाकायदा राना शमीम जो है वो एविडेंस लीड करेंगे राना साकिब निसार साहब के बारे में। भाई ये तो इशू ही नहीं है। इशू बड़े वाजे तौर पर आ गए हैं कि इन इश्यूज के ऊपर उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी है, और बज़ाहिर वो नजर नहीं आते। और शायद ये भी एक बात बड़ी कहा कही जा रही है कि जनाब इसमें से अंसार अब्बासी वगैरह सारे बच गए। किसने कहा यहाँ बच गए हैं? इसके अंदर चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखी है कि वो जो झूठ था वो अखबार ने किसी बगैर तहकीक के साबित किया। अब यहाँ पर राना शमीम को ये साबित करना पड़ेगा कि अखबार ने अपने तय किया। अगर अपने तय किया तो फिर अखबार के ऊपर सारा ओनस आ जाएगा, तो कि अभी अपना राना शमीम ने ओनस अपने ऊपर ले लिया था, अब इन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो फिर अल्टीमेटली जो है ना, देखिए वो बातें तो बड़ी आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये एक ही ग्रुप के सामने मामला आया। अजहर सिद्दीक साहब, ये सारा ओनस तो मुझे याद है कि जब ये हेयरिंग हुई थी तो अंसार अब्बासी साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि ये इनकी जिम्मेदारी है, मेरा काम तो सिर्फ खबर देना था। अब इसकी सच्चाई या इसका गलत होना ये राना साहब साबित करेंगे। अच्छा देखिए मलिहा, एक बात तो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, आप, और यही अदालत के सामने सवाल है, आपके सामने एक बंदा झूठ बोलता है तो वो झूठ आप अखबार में छाप देंगे। यही तो एक इशू है, यही तो एक प्रिंसिपल है कि उस झूठ की तस्दीक करनी है। एक बंदा मैं लिख के बयान हल्फी छाप दूं और मैं, यानी ये कल क्या ट्रेंड शुरू हो जाएगा। एक बंदे को आज फर्ज करें 10 साल पहले एक सजा हुई, यानी मैं जुल्फकार अली भुट्टो का ही केस ले लूं, तो जुल्फकार अली भुट्टो की रिव्यू भी खारिज हो चुकी, सब खत्म हो गया। आज मैं कहूं एक बयानी हल्फी लिख के दे दूं कि जुल्फकार भुट्टो को फलां बंदों ने मेरे पे प्रेशर डाला था और बैठ के, यानी उनके अखबारी अपना टीवी में इंटरव्यू भी चले हैं, आज बयानी हल्फी भी लिख के मैं दे दूं, और ये क्या होगा फिर?
भाई आइंदा से सारे केस खुलना शुरू हो जाएंगे, ये तो कभी भी लॉ की इंटेंट नहीं है। ये आपको अदालत में ही जाकर साबित कर रहे हैं अगर आपने कोई फेवर की है, कोई एडवांटेज दिया है, डिसएडवांटेज दिया है। और इसका प्रिंसिपल आपको पता है, इश्तियाक मिर्जा में अरशद मलिक की जब ऑडियो आई थी, वीडियो आई थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की ऑडियो आई है, पहले इसका फोरेंसिक होगा, फिर इसका क्रॉस एग्जामिन होगा, फिर देखा जाएगा जो बातें कही गई क्या केस पे रिफ्यूज हुआ है। भाई ये तो सीधा यानी वो वाली ऑडियो, वो वाली वीडियो आज तक मरियम या उसका खानदान अदालत में ले जा नहीं सका। अब ये बयान अलवी या सो कॉल्ड फेक ऑडियो ले जा। और दूसरी भी याद रखिएगा बात, आपके प्रोग्राम में मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स गथरी ने जो एफिडेविट है ना, वो साइन किया था मार्बल आर्च के अंदर। अब तो कोई डाउट रह नहीं गया, वो चीज भी साबित हो गई, नीति भी सामने आ गया, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। इनका केस जो कि मेरिट पे नहीं है, मेरिट पे होता एक बंदे का केस मेरिट पे हो, 2 + 2 4 हो, तो वो इस तरह की बातें नहीं करता। ये तो बेसिकली गॉड फादर या सीजनल माफिया के कॉन्सेप्ट में उस चीज को सामने रख के वो ये प्रेशर डालना चाहते हैं। अब तो कोई डाउट रह ही नहीं गया, प्रेशर डाल के, दबाव डाल के अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। और वो नजर नहीं आ रहा, उन्हें रास्ता कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि एविडेंस नहीं है इनके पास बनी ट्रेल नहीं है, इनके पास सबूत नहीं है चीजों को परचेज करने के हवाले से। तो अब यही एक तरीका करके अवाम को बेवकूफ बना के मीडिया पे वॉर खेलने के हवाले से ये सारी कोशिश की जा रही है। और याद रखिएगा, ये पूरा एक ग्रुप और गैंग इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको अगर थोड़ा सा चीजों को मिलाएं, अरशद मलिक से शुरू हो जाए, अहमद नुरानी तक चले जाए, उसके बाद जमना शमीम आ जाए, फिर यहाँ आसमा जहांगीर फाउंडेशन का यहाँ पर सेमिनार मुंतखब करना, फिर एक अपना सिंध हाई कोर्ट के साबका सदर जो है उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करना कि जनाब उस ऑडियो को, जो उस ऑडियो का बकायदा एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। फिर किस कानून के तहत? और ये एक ही तरह के लोग हैं जो बैठ के अदलिया को मिलाइन कर रहे हैं, दारों को मिलाइन कर रहे हैं और इस सब माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं हो सकेगा। अब यहाँ अब अवाम जो है ना जाग चुकी है। अवाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही देखना, जैसे अतर बिल्ला साहब के माइंड में मीडिया के लिए नरम रवैया था। अगर याद हो असद तूर वाला मामला और बाकी सारे मामले में देखें, वहां प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो बाकी के कॉन्टेक्स्ट में या मीडिया मी टू कैंपेन चल रही थी, मेरा जिसम मेरी मर्जी चल रहा था, मैंने यहाँ। अजहर सिद्दीक साहब, आप बहुत हामी थे कि आयशा मलिक साहिबा को आगे आना चाहिए और बहुत कम लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे आपकी फ्रेटर्निटी में, आप उन कम लोगों में से एक थे। तो पहले तो ये बताइए कि जो लोग उन पर तनकीद कर रहे थे, जो आप बहुत मुबारकें दे रहे हैं और पहले उनकी जोरों शोर से मुखालफत कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? उनके पास क्या तौजीह थी उस मुखालफत की? और दूसरा ये कि ये जो उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक स्टेप लिया था जो सियासतदानों को इस 2 नंबरी से रोक दिया था, उस हवाले से भी हमें ब्रीफ कीजिए। मलिहा, जो बात समझने वाली है कि जस्टिस आयशा मलिक जैसे ही ये लाहौर हाईकोर्ट की जज तैनात हुई थी, तो हमारे अंदर ही मौजूद एक ऐसा ग्रुप जो औरतों को आगे नहीं देना चाहता था। वो याद रखिएगा, वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो चाहे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जमीयत उलमा इस्लाम या इस तरह के लोग, वो सारे उन्होंने पहले दिन से इनकी बतौर जज तैनाती की मुखालफत की। तो मैं उस वक्त भी खड़ा हुआ था कि एक वकील, एक औरत जज के तौर पर आई है, हमें सपोर्ट करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। कितनी है माशाल्लाह, वो इतनी काबिलें बाहर से पड़ी हुई हैं और इमेजिन कर ले, इनके लिए जहां भी जज वकील जो केस प्लीड करने के लिए जाते हैं, अजहर सिद्दीक की भी उतनी अहमियत है जितने आम वकील की या जितने एतजाज हसन की। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन का ऐसा एलिमेंट ही कोई नहीं है और मेरिट पे केस सुनती रहेंगी। इन्होंने कोई प्रेशर लेने की कोशिश नहीं की है। यहाँ मसाइल ये थे कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी की सुन नहीं रहे, तो ये चाह ये रहे थे कि ये चीफ जस्टिस जो है ना यहाँ से ट्रांसफर हो जाए और जस्टिस आयशा मलिक यहीं पर रहे। अब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन बड़ा था मेरिट के कॉन्टेक्स्ट में। और जो भी आपने पहले मैं उसको बताती हूँ, आपने केस के हवाले से किया है, वो बड़ा जबरदस्त आर्टिकल 62 और 63 में यहाँ अमल दरामद नहीं हो रहा था, कई चीजें छुपा ली जाती थी और बाकायदा अगर हो भी किया तो एफिडेविट वगैरह नहीं बनते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जस्टिस आकिब निसार साहब के दौर में बाकायदा एक एफिडेविट प्रेस्क्राइब हुआ कि जो कुछ भी आप डिक्लेयर करेंगे वो एफिडेविट में कॉरोबोरेट करेगा और अगर एफिडेविट आपका गलत हो जाएगा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 62(1)(f) के तहत। और ये बेसिकली क्रेडिट जाता है जस्टिस आयशा मलिक को, उन्होंने उस मैटर को टेकअप किया लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और अल्टीमेटली वो एक ऐसा काम बन गया कि हमारे सियासतदान है जो ये कहते हैं कामा निकला तरहा निकला। भाई ये क्वेश्चन है डेक्लरेशन का, सच बोलने का। जब आप झूठ बोल रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप ये कहा जाता है, अभी हमारी बार में से कुछ लोग निकल के आगे ना
प्रेसिडेंट वगैरह की, जी हम 62(1)(f को सामने रखते हैं, ये परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। भाई नवाज शरीफ जिस डेट से डिस्क्वालीफाई हुआ है, आज तक उसने सच बोलने की बात की, वो तो उसकी पूरे वो खुद कहते हैं कामा, यानी वो मान ही नहीं रहा इस बात को। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिव्यू भी खारिज हो चुका है, आज फिर वहीं खड़ा है, तो किस बात की? इसीलिए तो रखी है परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगली जो बात मैंने आपके साथ रखनी है, देखिए ये प्रमोशन का लफ्ज भी यहाँ गलत इस्तेमाल होता है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ना, ये फ्रेश एलिगेशन है। इसका हाई कोर्ट के जज का 5 साल का तजर्बा, उससे पहले तारीख में अगर देखें, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन हाई कोर्ट से रिटायर हो गए थे, लेकिन जो कि 5 साल उन्होंने हाई कोर्ट का जज बना था और उनको सुप्रीम कोर्ट लेके आए। आर्टिकल 177 में सीनियोरिटी का प्रिंसिपल है ही नहीं है। अच्छा। है ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के अंदर जो सियासी लोग हैं, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और के अंदर जो लोग हैं ना, उनका काम, उनका इरादा ये है कि अपनी मर्जी के जज ले आए और अपनी मर्जी का कुछ फैसले लेना चाहिए। आपको पता है, मुझे जजों के नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरीबडी नोज कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस तरह के हवारी जो है ना, ये चाहते हैं कंट्रोल जुडिशरी। और वो जो मौजूदा हालात में आपने देख लिया कि जैसे गुलजार साहब के दौर में, जैसे आपसे खुद साहब के दौर में, जैसे साकिब निसार साहब के दौर में, वो कंट्रोल जुडिशरी इन्हें मिल नहीं सकी। बड़ी कोशिश की इन्होंने, प्रेशर डालने की, तजलील करने की, कंटेम्प्ट। 3 लोग जो है ना तौहीन अदालत में सजा हुई, आपको याद है, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज। उसके बाद अब भी अगर बात आए हो, कभी ऑडियो निकाल देते, कभी वीडियो निकाल देते हैं, जैसे साकिब निसार के बारे में क्या मिलाइन करने की कैंपेन चलाई, और राणा शमीम जैसे लोगों को नवाजने के लिए रफीक तारन वाली मिसालें आप उठाकर देख लें ना, सईद सिद्दीकी की मिसालें उठाकर देख लें कि इन्होंने ऐसे लोगों को हमेशा पालते हैं, पाल के फिर आगे लेकर भी चलते हैं। तो तारीखी तौर पर ये जस्टिस आयशा मलिक का सुप्रीम कोर्ट में आना ये छोटा कदम नहीं है, बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसके अलावा बड़े काम किए, बहुत केसेस की है। मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।